वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद फैसल। तो कैसे हैं आप सभी और कैसे चल रही है आप सभी की तैयारी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से पढ़ रहे होंगे और अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। उसी प्रिपरेशन को हम आगे बढ़ाते हुए आज हम फिजिक्स का प्रैक्टिस यानी प्रीवियस ईयर सोल्व पेपर करने वाले हैं जो 2022 में पूछा गया था। ये प्रीवियस ईयर मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि हर बार जो है क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मान लीजिए अगर 2022 में आपका बोर्ड का पेपर हुआ तो 60% से 70% के बीच पेपर 2023 में चांस होते हैं बनने के। सेम इसी टाइप से बनते हैं। तो देखते हैं कैसे आता है बोर्ड में पेपर। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। देखिए ये जो है 2022 में पूछा गया था। ये 2022 का 364 जीजी कोड का पेपर है, ठीक। और ये 70 नंबर का पेपर आएगा आपका फिजिक्स का। तो सबसे पहले बहुविकल्प पे सवाल आएंगे, 5 क्वेश्चन होंगे और 5 मार्क्स के होंगे, ठीक। उसके बाद आपके अति लघु आएंगे। तो पहला बहुविकल्प देखिए क्या लिखा है। निर्वात की वैद्युतशीलता का मात्रक है। निर्वात की वैद्युतशीलता का मतलब होता है बच्चों एप्सिलॉन नोट। तो आप जानते हैं एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होता है। एप्सिलॉन नोट का मात्रक होता है कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। आप इसको अच्छे से याद कर लेना। एक तो एप्सिलॉन नोट और एक दूसरा निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नोट। ये दोनों इम्पोर्टेंट हैं। इनके मात्रक और विमा अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखिए। चित्र में बिंदुओं ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ये जो आपके पास डायग्राम बना हुआ है ये चित्र, इसमें जो है बिंदु ए और बिंदु बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। तुल्य धारिता क्या होती है, जैसे आपने तुल्य प्रतिरोध निकाला होगा हाई स्कूल में श्रेणी क्रम समांतर क्रम में, सेम यहाँ पर धारिता होती है लेकिन जस्ट अपोजिट होती है। जैसे कि जो आपका प्रतिरोध थे, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम क्या था श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम आपको याद होगा प्रतिरोधों का कि तुल्य प्रतिरोध बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यही तो था श्रेणी क्रम में। और समांतर क्रम में क्या था वहाँ पर, समांतर में तो तुल्य प्रतिरोध क्या था 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3। ये तो था प्रतिरोधों के लिए। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना तुल्य धारिता पूछी है तो धारिता का जस्ट अपोजिट होता है। तो धारिता में श्रेणी क्रम का तो फॉर्मूला बनेगा, श्रेणी में धारिता 1/C, जो इसका समांतर का है वो इसका श्रेणी का बन जाएगा और जो श्रेणी का होगा वो समांतर का बन जाएगा। ये आपको याद करना है, ठीक है। तो 1/C बराबर क्या हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, ठीक। और समांतर क्रम के लिए डायरेक्ट जुड़ जाते हैं क्या कि C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐसे। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात है, हमें कैसे पता लगे कौन श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है और कौन समांतर क्रम में, इसे नोट कीजिए। हाँ जी, देखिए बच्चों, अब यहाँ से बिंदु ए से जो है ये तार देखिए, ये वाला तार जो जा रहा है, ये वाला तार इसको भी ऐड किए हुए है और इसको भी, और यहाँ पर बिंदु बी पर समाप्त है। तो जब सभी तारों के धन सिरे और अगले तार का ऋण सिरा एक दूसरे से जुड़ा हो, देखिए इसका धन सिरा मान लीजिए ये वाला है और ये वाला मान लीजिए ऋण सिरा है, तो इसका धन सिरा कौन सा होगा, इस वाले का धन सिरा ये होगा और इस वाले का ऋण सिरा ये हो जाएगा। और जस्ट इसका धन सिरा ये होगा और इसका ऋण सिरा ये होगा। तो जब एक धारिता का धन सिरा दूसरे अगले धारिता के ऋण सिरे से जुड़ा हो वे होती है श्रेणी क्रम में। और जब दोनों की धन सिरे से जुड़े हों और ऋण सिरे से जुड़े हों तब होता है समांतर क्रम में। तो ये देखिए इसका माइनस और इसका पॉजिटिव जुड़ा हुआ है और इसका माइनस और इसका पॉजिटिव जुड़ा हुआ है। तो ये किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम के लिए तुल्य धारिता का फॉर्मूला लगाइए। तो क्या होता है श्रेणी क्रम की तुल्य धारिता, तो मान लो इनकी श्रेणी क्रम की तुल्य धारिता C डैश है, तो C डैश बराबर क्या हो जाएगी, तीनों जुड़ जाएंगे 1/C डैश बराबर 1/3 प्लस 1/3 और प्लस 1/3। तो देखिए 3 मान लीजिए 3 आम है, 1 आम 2 आम 3 आम, कितने आम हुए आप कहेंगे सर 3 आम, तो 3 आम आ गए 1/C डैश। तो 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया C डैश बराबर 1, ठीक है। ये माइक्रो फैराडे में आया। तो C डैश बराबर तो आया अभी 1 माइक्रो फैराडे। अब देखिए ये वाला 3 माइक्रो फैराडे और जो इनकी तुल्य धारिता आई 1 माइक्रो फैराडे, ये मान लीजिए क्या किस क्रम में है, आप कहेंगे देखिए इसका पॉजिटिव और इसका निगेटिव सेम
यहाँ पर इसका पॉजिटिव और इसका निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव से जुड़ा हुआ है और पॉजिटिव पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, तब ये किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। अतः तुल्य धारिता क्या हो जाएगी, डायरेक्ट जुड़ेगी समांतर क्रम में, 3 + 1 = 4। तो सी कितना आ जाएगा आपका, 4 माइक्रोफैराड है, जो कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। ठीक बच्चों, ये ऐसे करना है, 1 नंबर का सवाल पूछा गया आपसे, इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान से करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नोट कीजिए इसको। ये वाला जो है डायरेक्ट थ्योरी का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा समझिएगा। एलसीआर परिपथ के लिए अनुनाद अवस्था में लगाए गए विभवांतर और धारा के बीच कलांतर होता है। तो कलांतर का फॉर्मूला आप जानते हैं, एलसीआर परिपथ। मैंने जब आपको परिपथ पढ़ाए थे, वो कई सारे परिपथ पढ़ाए थे, एलसी परिपथ पढ़ाया, फिर सीआर परिपथ पढ़ाया और आरसी परिपथ भी पढ़ाया, और फिर तीनों का मिक्सचर एलसीआर परिपथ पढ़ाया। इन सभी की एक तो आपको प्रतिबाधा और कलांतर का फॉर्मूला निकलवाया था मैंने। ठीक, तो डायरेक्ट आप याद रखना, एलसीआर परिपथ के लिए कलांतर फाई कितना होता है, tan इनवर्स XL - XC अपॉन R। ठीक बच्चों, ये फॉर्मूला होता है कलांतर का। लेकिन ये यहाँ पर क्या है, अनुनाद अवस्था में है, तो अनुनाद अवस्था की भी कंडीशन लिखवाई थी कि जब अनुनाद होता है तो एक्सएल किसके इक्वल हो जाता है, एक्सी के इक्वल हो जाता है। अब यदि एक्सएल एक्सी के बराबर है, तो यहाँ पर अगर मैं एक्सी रख दूँ एक्सएल के जगह, तो ये क्या हो जाएगी, 0, इससे कैंसिल होगा। तो जब 0 हो गया, 0 को डिवाइड करोगे आप किसी भी संख्या से, ऊपर देखिए 0 हो गया और नीचे R है, तो 0/R मतलब 0, और tan इनवर्स में 0 किसका मान होता है, आप कहेंगे सर 0 का, तो ये कितना आ गया, 0 डिग्री। तो याद रखना हमेशा, ये नोट पॉइंट भी लिखवाया था मैंने कि एलसीआर परिपथ में जब अनुनाद की अवस्था होती है, विभव V और धारा I के बीच कलांतर हमेशा 0 होता है ना। तो देखिए अब नेक्स्ट देखिए क्या लिखा है, इसको नोट कर सकते हो आप, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। हाँ, ये वाला इम्पोर्टेंट है। देखिए, ये आपका विद्युत चुम्बकीय तरंगे वाला जो चैप्टर है, लास्ट पहली फिजिक्स का लास्ट चैप्टर, उसका हमेशा 3 से 4 नंबर का सवाल पूछा जाएगा आपसे बोर्ड में। इम्पोर्टेंट चैप्टर है, 2 से 3 पेज का चैप्टर है, आसान है। इसमें क्या पूछा जाता है हमेशा, या तो तरंग दैर्घ्य का बढ़ता क्रम पूछ लेगा, या आपसे आवृत्ति का घटता बढ़ता क्रम पूछ लेगा, है ना। ये आपको नोट पॉइंट याद रखना है, आवृत्ति और तरंग दैर्घ्य एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये यानी जिस तरंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही कम होगी। ठीक है, अब आपको कुछ क्रम याद रखना है। क्रम क्या है देखिए एक बार, कि सबसे पहला आपकी जो एक श्रेणी बनाई थी मैंने, श्रेणी में नंबर 1 पर कौन था आपका, गामा तरंगे। ठीक है, गामा तरंगे। उसके बाद कौन आया था, एक्स किरणें। ठीक, उसके बाद कौन आया था, पराबैंगनी किरणें। और उसके बाद दृश्य प्रकाश। और उसके बाद अवरक्त किरणें। अवरक्त के बाद सूक्ष्म तरंगे या माइक्रो तरंगे भी बोल सकते हैं इनको, माइक्रो। और लास्ट में आया था आपका रेडियो तरंगे। ये आपको 7 रेज याद करनी है। सबसे पहले कौन आती है, गामा किरणें, ये गामा तरंगे भी बोलते हैं, एक्स किरणें, और फिर पराबैंगनी, फिर दृश्य प्रकाश। ठीक, और उसके बाद अवरक्त किरणें, उसके बाद माइक्रो तरंगे, उसके बाद रेडियो तरंगे। ये जो है आपका तरंग दैर्घ्य का बढ़ता क्रम है। ये किसका क्रम है, ये तरंग दैर्घ्य का बढ़ता क्रम है। यानी सब मैं कहूँ आपसे सबसे बड़ी तरंग दैर्घ्य वाली तरंग कौन सी है, तो आप कहोगे सर रेडियो तरंगे। ठीक, सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य वाली कौन सी तरंग है, आप कहोगे सर गामा तरंगे। ठीक, अच्छा, इसी का अपोजिट अगर मैं पूछ लूँ आवृत्ति में, बताइए आवृत्ति किसकी अधिक होगी, तो अभी बताया था मैंने, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी न्यू और लैम्बडा में रिलेशन क्या है, कि आवृत्ति उसी की अधिक होगी जिसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। तो अब मैंने आपसे पूछा सबसे अधिक आवृत्ति वाली तरंग बताइए इसमें, तो आप कहोगे सर जिसकी वेवलेंथ सबसे कम, यानी गामा की सबसे कम, तो गामा किरण की सबसे अधिक आवृत्ति होगी। ठीक, सेम इसी प्रकार यहाँ पर पूछा गया है, न्यूनतम आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंग है। लेकिन विद्युत चुम्बकीय तरंगे, यहाँ देखिए रेडियो तरंगे क्या है, आप कहोगे सर इसकी तो सबसे कम है, न्यूनतम आवृत्ति है, क्योंकि इसकी लैम्बडा जो है सबसे ज़्यादा है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होनी चाहिए। लेकिन इसमें तो गामा किरण रेडियो तरंग के ऑप्शन में है ही नहीं। आप ये गलत नहीं है, ये सही है अपने हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर केवल 4 ही तो ऑप्शन है। अब इन चारों में बताना है किसकी सबसे कम है। अगर मैं आपसे पूछूँ एक्स किरणें और पराबैंगनी में
कि उन किसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा, आप कहोगे सर पराबैंगनी की ज़्यादा है। ठीक है, सेम अगर मैं आपको 3 ऑप्शन दे दूँ यहाँ पर कि एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें और दृश्य प्रकाश और अवरक्त में बताइए किसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा है। अब आप कहोगे सर अवरक्त की ज़्यादा है ना। इसको रटना नहीं है कि रेडियो की सबसे ज़्यादा होती है, जो ऑप्शन में होंगी उसी के हिसाब से देखना, इस श्रेणी बना लेना पहले पीछे को और तब देख लेना किसकी ज़्यादा है। तो यहाँ पर न्यूनतम आवृत्ति की तरंग पूछे तो पराबैंगनी एक्स किरणों के बाद आती है, तो ये तो इससे कम हुई। और फिर गामा किरणें की सबसे कम होती है, तो गामा किरण में इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन, यहाँ पर देखिए गामा किरणें नहीं होगा क्योंकि न्यूनतम आवृत्ति पूछे। न्यूनतम आवृत्ति उसी की होगी जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगी, तो माइक्रो तरंगे की सबसे ज़्यादा है इन चारों में, तो इसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको नोट करिए, इम्पोर्टेंट बात है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक ये सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट सवालों में से एक है, ये प्रिज्म का सवाल है। ठीक है बच्चों, ये दिया है किसी प्रिज्म के प्रिज्म कोण और न्यूनतम विचलन कोण के मान बराबर ए हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक होगा। आप जानते हैं, हम डेरिवेशन करी थी हमने, जब प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र स्थापित कीजिए तो उसका सूत्र आया था साइन ए प्लस लैम डेल एम अपॉन 2 और अपॉन साइन ए बाई 2, यही तो फॉर्मूला आया था। अब ये क्या होता है ए, ये होता है आपका प्रिज्म कोण, ये क्या होता है बच्चों आपका प्रिज्म कोण, और डेल एम क्या होता है न्यूनतम विचलन कोण, न्यूनतम विचलन कोण। ठीक, अब ये क्या कह दी इसने क्वेश्चन में, प्रिज्म कोण ए और डेल एम यानी विचलन कोण बराबर हैं, दोनों बराबर हैं, तो ये कंडीशन लगा दी ए बराबर है डेल एम के, तो ए का मान डेल एम रखिए या डेल एम का मान ए रखिए यहाँ पर। तो अगर मैं यहाँ पर डेल एम की जगह भी ए रख दूँ तो देखिए ए और ए कितने हो जाएंगे 2a, तो n बराबर साइन 2a अपॉन 2 और अपॉन में साइन a अपॉन 2। ठीक है, अब 2 से तो 2 कैंसिल हुआ, कितना बच गया यहाँ देखिए n बराबर साइन a अपॉन साइन ए बाई 2। ठीक है, अब आप जानते हैं साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ए बाई 2 के टर्म में क्या होता है, आप कहोगे सर 2 साइन ए बाई 2 इंटू कोस ए बाई 2 और अपॉन साइन ए बाई 2। अब देखिए साइन ए बाई 2 से साइन ए बाई 2 कैंसिल, तो क्या बच गया आपका 2 कोस ए बाई 2, 2 कोस ए बाई 2, जो कि ऑप्शन नंबर 2 राइट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, मैंने कई बार करा भी चुका हूँ, आई थिंक इसमें टेस्ट में भी दिया होगा मैंने, तो देख लेना, इसको अच्छा से करना है। नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला सवाल भी बहुत बार पूछा जाता है, ये अर्धचालक चैप्टर से आया है आपका। ये पूछा है जर्मेनियम यानी जीई को पी टाइप बनाने के लिए अपद्रव्य के अपद्रव्य पदार्थ को मिलाया जाता है, इसमें से बताना है कौन सा अपद्रव्य मिलाया जाए जिससे जर्मेनियम आपका पी टाइप बन जाए, यानी फास्फोरस पी मिलाएं, एंटीमनी मिलाएं या एल्यूमिनियम मिलाएं या नाइट्रोजन मिलाएं। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या होगा, आपको जानते होंगे जर्मेनियम हुआ, सिलिकॉन हुआ और कार्बन हुआ, ये सभी क्या होते हैं अर्धचालक होते हैं, और इनकी संयोजकता कितनी होती है +4 होती है। ठीक है, संयोजकता कितनी होती है +4 होती है। अब इनको जो है हमें पी टाइप बनाना हो या एन टाइप बनाना हो, दोनों तरीके देख लीजिए, क्या पता अगली बार को आपसे एन टाइप पूछ ले कि एन टाइप बनाना है हमें, तो क्या मिलाएंगे। ठीक है, तो याद रखना जब पी टाइप मिलाते हैं तो पी टाइप में एक कोटर बचता है, ठीक है, और एन टाइप में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन बचता है। अब मुझे कोटर बचाना है तो इसमें कम वैलेंसी वाला पदार्थ मिलाना चाहिए जिससे कि एक स्थान खाली रह जाए, यानी +3 संयोजकता मिलाऊंगा, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बचाना है तो +5 वाली संयोजकता मिलाऊंगा जिससे एक इलेक्ट्रॉन मुक्त रह जाएगा। अब देखिए इनमें से हमें पी टाइप बनाने के लिए ऐसा कौन सा तत्व है जिसकी संयोजकता +3 है, तो फास्फोरस की तो आप जानते हैं 5 होती है सर, एंटीमनी की भी 5 होती है, एल्यूमिनियम देखिए क्या उतना होता है +3, Al3+ पढ़ा होगा आपने, तो यही मिलाएंगे, इसमें एल्यूमिनियम मिलाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसको नोट कर लेना। हो सकता है अगली बार को आपसे पी टाइप की जगह एन टाइप पूछ लेगी, एन टाइप बनाना है केवल पी की जगह एन लिख देगा वो, तब आप कहोगे सर फास्फोरस मिला लीजिए या इनमें से नाइट्रोजन भी मिला सकते हैं। नाइट्रोजन की भी कितनी होती है 7, क्योंकि 2 5 7 और 14, इसकी भी तो 5 संयोजकता है ना, तो ऑप्शन में एक ही मिलेगा आपको जिसकी संयोजकता 5 होगी, उसी के अकॉर्डिंग हम आंसर लगाएंगे। यहाँ पर केवल पी टाइप पूछा है तो आप पी टाइप के लिए आंसर लगेगा इसमें एल्यूमिनियम। ठीक है,
नेक्स्ट देखिए अब यहाँ से आपके स्टार्ट हो जाते हैं अति लघु क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, अति लघु ये भी फर्स्ट टाइप, दो टाइप के आते हैं। एक तो एक एक नंबर के 5 आएंगे और दो दो नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे, यानी टोटल आपके कितने हो गए, 15 नंबर के अति लघु हो जाएंगे और 5 नंबर के बहुविकल्प हो जाएंगे। टोटल कुल मिलाकर के 20 नंबर। देखिए क्वेश्चन है, अनंत विस्तार के आवेशित चादर के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए। केवल आपसे फॉर्मूला पूछा है अनंत विस्तार वाली चादर। जब हमने डेरिवेशन की थी आपको याद होगा, इस टाइप से कुछ डेरिवेशन थी हमारी। अनंत विस्तार से जो है फैला हुआ था इस पर आवेश, तब इस पर ई का मान कितना आया था, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये केवल फॉर्मूला पूछा है आपसे, फॉर्मूला ही लिखना है। ठीक है, और मात्रा क्या हो जाएगा इसका, न्यूटन प्रति कूलम मात्रक हो जाएगा। ये एक नंबर में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, हो सकता है अगली बार को आपको अनंत आवेशित तार के कारण पूछ ले। ठीक है, उसका भी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ये वाला फॉर्मूला क्या आया था इसका, ई बराबर लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है। दो डेरिवेशन कराए थे ना गॉस की प्रमेय की सहायता से, हाँ वही है ये। चलिए नेक्स्ट देखिए। हाँ, संभारिक का अर्थ समझाइए। संभारिक और समस्थानिक, सम न्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, सम प्रोटॉनिक, ये सभी मैंने अच्छे से समझाया था आपको। तो यहाँ देखिए संभारिक पूछा है, केवल एक नंबर का सवाल है ये। तो संभारिक क्या होता है, ऐसे तत्व होते हैं जिनके द्रव्यमान यानी भार जो है, परमाणु भार तो समान हो, परमाणु भार क्या हो, समान हो। ठीक, समान, लेकिन परमाणु क्रमांक क्या हो, अलग अलग हो। परमाणु क्रमांक अलग अलग हो, उसको बोलते हैं हम संभारिक। जैसे आपके सामने लिख दूं मैं 18 AR40 और दूसरा लिख देता हूँ 20 कैल्शियम 40। अब इसमें बताइए परमाणु भार क्या है, आपके समान है 40-40, लेकिन द्रव्यमान संख्या सॉरी परमाणु क्रमांक क्या है, अलग अलग। तो एक दूसरे के क्या हुए, संभारिक हुए। ठीक है बच्चों, तो इसकी एक और डेफिनेशन है। अगर मैं नाभिक से देना चाहूँ तो नाभिक को देखें, यहाँ परमाणु भार, अगर किसी तत्व का हम प्रतीक लिखें तो यहाँ लिखता हूँ मैं जेड, एक सेकंड, यहाँ पर क्या लिखता हूँ जेड और यहाँ पर लिखता हूँ ए। तो ये क्या होता है, न्यूक्लियन की संख्या भी कहलाती है ये जो होती है। ठीक है, न्यूक्लियन, और ये होते हैं प्रोटॉनों की संख्या। तो अगर आपसे नाभिक के अकॉर्डिंग डेफिनेशन देना चाहो तो ऐसे नाभिक जिनमें न्यूक्लियनों की संख्या तो समान हो परंतु प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग हो, एक दूसरे के समभारिक कहलाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, दोनों डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, चाहे लिखिए परमाणु के अकॉर्डिंग, चाहे लिखिए नाभिक के अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हो सकता है अगली बार को आपसे समस्थानिक पूछ ले, तो आपको समस्थानिक भी अच्छे से याद होने चाहिए और सम न्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक अच्छे से पढ़ के जाना है उनको। लेकिन नेक्स्ट देखते हैं अब। ये पूछा गया है आपसे सवाल और ये है डायरेक्ट क्वेश्चन है। दिए गए किसी पृष्ठ के लिए आपतित प्रकाश की आवृत्ति और निरोधी विभव का ढाल कितना होगा। ढाल बोलते हैं बच्चों ये जो इसका ढाल है, m बराबर tan थीटा को बोलते हैं ढाल, प्रवणता। तो इसकी ढाल बतानी है आपको। ये आपको निरोधी विभव दिया है v, और ये दिया है न्यू, ये v नहीं है, ये न्यू है आवृत्ति। ठीक है, ये आपतित प्रकाश की आवृत्ति इधर साइड लिखी जाती है और निरोधी विभव ऊपर की ओर लिखा जाता है। तब उसका ढाल क्या होता है, आपको मैंने लिखाया था डायरेक्ट H/E होता है। ठीक है बच्चों, इसको केवल इतना लिखना था, ढाल बराबर H/E। हो सकता है अगली बार को आपको निरोधी विभव न देकर अधिकतम गतिज ऊर्जा के बीच ग्राफ पूछ ले, यानी K मैक्सिमम वाला। तो याद रखिएगा, ये ग्राफ में बना देता हूँ। अगर आपसे काइनेटिक एनर्जी और न्यू के बीच ग्राफ पूछ ले तब उसका ढाल कितना होता है, प्लांक नियतांक। याद रखिएगा tan थीटा बराबर आएगा प्लांक नियतांक, केवल h ना कि e। तो ये भी इम्पोर्टेंट है बात है। ठीक है, और ये भी इम्पोर्टेंट बात है, एक दूसरे को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए क्या लिखा है, दो धारा, एक सेकेंड, हाँ, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल के आधार पर एम्पेयर की परिभाषा दीजिए। तो जब मैंने आपको एक डेरिवेशन कराई थी, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच लगने वाले बल या तो एक दूसरे को क्या करेंगे, समान होगी, ये विपरीत है। ठीक है, और दूसरी लिखवाई थी जब समान होगी तो रिपल करेंगे, नहीं समान होगी तो अट्रैक्ट करेंगे, गलत हो गया थोड़ा। समान होगी तो अट्रैक्ट होगी और विपरीत होगी तो
रिपल होगी, यानी ऐसे। हाँ, तो इसके आधार पर जो इसकी डेफिनेशन लिखवाई थी मैंने, एम्पेयर की परिभाषा दीजिए, एम्पेयर की परिभाषा लिखनी है आपको, अच्छे से याद कर लेना। एम्पेयर का हो सकता है आप अगली बार नियम आ जाए। तो एम्पेयर का नियम क्या है कि किसी बंद लूप में बहने वाली धारा और उसका निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट गुना होता है। ठीक है, याद रखेगा। नेक्स्ट देखिए, दोनों याद करना है, एम्पेयर की परिभाषा भी और एम्पेयर का नियम भी। विवर्तन प्राप्त करने के लिए रेखा छिद्र की चौड़ाई लगभग कितनी होनी चाहिए? तो विवर्तन की शर्त क्या लिखाई थी कि विवर्तन तभी हो सकता है जब जो रेखा छिद्र या स्लिट की चौड़ाई किसके इक्वल हो जाए? प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि के। ठीक है, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की कोटि, कोटि के, है ना। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि कितनी होती है? 10⁻⁷ याद रखना। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि 10⁻⁷ होती है, मीटर में है ये। ठीक है, याद रखना है। तो रेखा छिद्र की चौड़ाई इतनी होगी तभी विवर्तन होगा, अन्यथा नहीं होगा। ये केवल इतना लिखना है आपको इसमें। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बच्चों, अब यहाँ से जो है आपके खंड से शुरू हो जाता है, जिसमें जिसमें 2-2 नंबर के आपके अतिलघु पूछे जाएंगे। तो खंड से में भी 5 क्वेश्चन है, तो 10 नंबर का है खंड, इसको भी ध्यान रखना है। इसमें न्यूमेरिकल पूछा है पहला कि एक अनंत रेखीय आवेश 2 मीटर दूरी पर 4.5 गुना 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम का विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है बच्चों? लैम्बडा। ठीक है, अब सिर्फ रेखीय आवेश घनत्व, और एक होता है आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा, और एक आवेश का आयतन घनत्व यानी कि रो। इन तीनों के फॉर्मूले याद होने चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है Q/L, और इसका फॉर्मूला होता है Q/एरिया, और इसका होता है रो का Q/वॉल्यूम। ठीक है, ये तीनों याद होने चाहिए। लेकिन आपसे पूछा है केवल ये वाला, तो हम ये वाला करेंगे, बाकी को नहीं। लेकिन अब इस फॉर्मूले में भी देखिए क्या पूछा है, एक रेखीय आवेश है। रेखीय आवेश जो है न्यूटन प्रति कूलम भी दिया है, यानी ई भी दिया है। तो ई और लैम्बडा के बीच अभी सूत्र लिखा था पीछे, ई बराबर लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक, और आर ये लिखा था। तो ये जो दूरी है, ये दूरी हो जाएगी आर बराबर 2 मीटर दिया है आपको, मीटर में है, कोई चेंज नहीं करना। ठीक है, और ये ई का मान दिया है, ई बराबर 4.5 इंटू 10⁴। तो और रेखीय आवेश घनत्व पूछा नहीं, लैम्बडा क्या होगा। तो ये जो है ई के ई दिया है और आर दिया है, ये तो फिक्स वैल्यू है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो देखते हैं अब इसको कैसे करेंगे। चलिए मैं एक ब्लैंक स्क्रीन पर ले जाता हूँ आपको। देखिए बच्चों, यहाँ पर जो है आपको लैम्बडा ज्ञात करना है, और फॉर्मूला है ई बराबर लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक, अब ई का मान कितना है आपके पास, या एक काम कीजिए, पहले इसको 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके एक फॉर्मूला बना लेते हैं, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्यों बनाया मैंने ऐसा? क्योंकि बच्चों ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान आप जानते हैं कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होता है 9 गुना 10⁹ इसका मान हम आसानी से रख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, लेकिन हमें 2 पाई एप्सिलॉन नॉट का नहीं पता था, इसलिए हमने 4 बनाए थे। तो अब यहाँ पर लैम्बडा के टर्म में लिख लीजिए फॉर्मूले को। तो लैम्बडा बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर इंटू ई और अपोन में 2, ये लैम्बडा का मान आ गया। अब वैल्यू रखिए, देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। जैसे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान तो 9 गुना 10⁹ है, तो 4 पाई को ऊपर ले जाइए तो 9 नीचे आ जाएगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए लैम्बडा बराबर 1/9 गुना 10⁹, और ऊपर है आर, आर का मान कितना था 2, और ई का मान कितना था 4.5 इंटू 10⁴। यहाँ लिखते हूँ 10⁴ था। ठीक है, और नीचे है 2, 2 से 2 कैंसिल, और 9 से 45 ख़त्म, कितनी बार, 5 बार। तो 9 पंजे 45, और 10⁹ 9 नीचे है, 10⁴ ऊपर है, कितनी बचेगी, 10⁻⁻5। या कह सकते हो लैम्बडा बराबर 5 गुना 10⁻⁻4। मात्रक क्या आएगा इसका, कूलम प्रति मीटर, कूलम प्रति मीटर।
ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए हाँ, ये वाला देखिए, हाइड्रोजन परमाणु के आयनन विभव तथा प्रथम उत्तेजन विभव से आप क्या समझते हैं। तो मैंने आपको लिखवा रखी है, इनकी डेफिनेशन पढ़ के जानी है, आयनन विभव की भी और उत्तेजन विभव की भी। नेक्स्ट देखिए, भंवर धाराएं क्या होती है, भंवर धाराएं भी आप पढ़ के जाना। जो आपके न्यूमेरिकल हैं केवल मैं आपको वो कराऊंगा, थ्योरी नहीं करा सकता, ठीक है। थ्योरी मैंने लिखवा रखी है, उसको देख लेना, उसी में से ही आएगी। तो केवल नोट कर सकते हो या निशान लगा सकते हो अपने रजिस्टर में कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, हमें केवल वही पढ़ने हैं। जितने भी 2022 में क्वेश्चन पूछे गए हैं सातों सेट में, केवल उन्हीं डेरिवेशन को कर लीजिए, उन्हीं में से आपको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छे से उन्हें पढ़ लेना, भंवर धाराएं पढ़ के जानी है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं हाँ, अब देखिए यहाँ से आपके जो है लघु क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं 3 मार्क्स वाले, ठीक है। एक सेकंड, आपके जो है 3 मार्क्स वाले लघु क्वेश्चन स्टार्ट हो गए यहाँ से। तो ये खंड द आपका क्या कौन सा पार्ट है, लघु क्वेश्चन वाला। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, आँख के सामान्य समंजन के लिए अपवर्तनी खगोलीय दूरदर्शी का द्वारा दूर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब बनाने के लिए किरण आरेख बनाइए और इस दशा में दूरदर्शी की आवर्धन का क्षमता का सूत्र लिखिए। तो देखिए बच्चों, आपसे केवल सामान्य समंजन क्षमता को छोड़े आप यह देखिए, अपवर्तन खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख मांगा है। तो आप क्या करेंगे, ये रहा खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख। जब वस्तु किस पर हो, अनंत पर हो, यानी दूर स्थित हो। यहाँ पर अनंत पर स्थित है वस्तु, ये अनंत पर, ठीक है। तो प्रतिबिंब भी अनंत पर बनता है, यहाँ देख लेना। ये आपको डायग्राम बनाना है और इस दशा में दूरदर्शी का आवर्धन क्षमता का भी सूत्र लिखें। तो आवर्धन क्षमता का सूत्र किस दशा में लिखना है, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो या जब प्रतिबिंब अनंत पर बने। तो इसका फॉर्मूला क्या आएगा, m बराबर -F0 अपॉन F, ठीक है बच्चों। आपको ये 2 फॉर्मूले लिखवाए थे मैंने, एक तो m इज इक्वल टू -F0 अपॉन F और 1 प्लस d अपॉन F, या F अपॉन d था शायद, F अपॉन d था, है ना। इसे उल्टा कर लेना। ये दोनों आपको जो है याद होने चाहिए फॉर्मूले। आपसे केवल ये फॉर्मूला पूछा और ये डायग्राम पूछा, तो इतना ही बनाना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी विद्युत चुंबकीय तरंग वाले चैप्टर से लिया गया है। ये पूछा है, एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग में दोलनी चुंबकीय क्षेत्र में निम्न दशा में दिया गया, यानी उसकी इक्वेशन दी है आपको ये, बी वाई बराबर 8 गुना 10⁻⁻6 साइन 2 × 10⁻11 t प्लस 300 पाई एक्स टेस्ला। टेस्ला किसका मात्रा होता है, चुंबकीय क्षेत्र का। ये चुंबकीय क्षेत्र का घटक वाई है। गणना कीजिए विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य, विदोलनी चुंबकीय क्षेत्र का आयाम और विदोलनी विद्युत क्षेत्र का आयाम। तो देखिए कैसे करते हैं इसको। ये आपको इक्वेशन दी है, अगर मैं आपको जनरल इक्वेशन लिखूँ तो बी वाई की जनरल इक्वेशन होती है बी वाई इज इक्वल टू बी नोट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, ठीक है बच्चों। या अगर आपके ई वाई की पूछ ले तो ई वाई की भी याद होनी चाहिए आपको, ई नोट साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, ठीक है। जहाँ ई नोट और बी नोट क्या है, ये तो है विद्युत क्षेत्र का आयाम और ये है चुंबकीय क्षेत्र का आयाम। ओमेगा क्या होती है, ये वेव कोणीय वेग होता है। और के क्या होता है, के होता है 2 पाई अपॉन लैम्बडा, ठीक है। के जो होता है पथांतर होता है 2 पाई अपॉन लैम्बडा। अब देखते हैं इसमें क्या क्या पूछा है आपसे। सबसे पहला पूछा है विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्घ्य, यानी लैम्बडा पूछी है। तो लैम्बडा का फॉर्मूला लगाइए। तो के का मान कैसे पता लगेगा, के का मान ये है, अगर मैं तुलना करूँ तो 300 पाई, जी के लिखा हुआ है ना, ये किसकी वैल्यू है 300 पाई की। तो लिखना है के बराबर है 300 पाई और फॉर्मूले में उठा करके रखिए 300 पाई इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन लैम्बडा। तो देखिए पाई से पाई कैंसिल और 2 से गया 150 बार, तो कितना आ गया लैम्बडा, 150 को इधर ले जाइए और लैम्बडा को इधर ले आइए, 1/150, ठीक है। 1/150 ये मीटर में है। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, पूरा पूरा डिवाइड कर लेना, फिर आपकी लैम्बडा आ जाएगी, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद देखिए क्या पूछा है, दोलनी चुंबकीय क्षेत्र का आयाम यानी बी नोट। चुंबकीय क्षेत्र का आयाम क्या होता है, बी नोट। तो बी नोट क्या होता है, जो साइन के साइड में लिखा हुआ है। तो साइन के साइड में क्या लिखा हुआ है, 8 गुना 10⁻⁻6, यही आपका बी नोट हो जाएगा आंसर।
अब नेक्स्ट देखिए दोलनी विद्युत क्षेत्र का आयाम यानी ई नोट। तो ई नोट देखिए कैसे निकालते हैं। देखिए बच्चों हमारे पास क्या क्या है। बी नोट बराबर दिया है कितना, 8 × 10⁻⁻6। और हम ई नोट की वैल्यू निकालनी है। तो आपको जब बी नोट दे ई नोट पूछ ले या ई नोट दे बी नोट पूछ ले, तब उसका फॉर्मूला मैंने बता रखा है आपको। ई नोट अपॉन बी नोट बराबर क्या होता है, प्रकाश का वेग यानी सी। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पुट कीजिए बी नोट का मान, या सी की गुना में ले जाइए बी नोट को, ई आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, यहाँ से ई नोट आ जाएगा। तो सी क्या होता है, 3 × 10⁸। तो 3 × 10⁸ और गुना 8 × 10⁻⁻6। हल कीजिए, 3 × 8 = 24 गुना 10⁻2। ठीक है, या 2.4 × 10⁻3 यह लिख सकते हो आप। यह आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, ये 3 नंबर का सवाल है, आसान सवाल था, न्यूमेरिकल टाइप है, तो कर लेना इसको। ऐसा टाइप का जरूर आएगा, हो सकता है अगली बार को आपको ई वाई की इक्वेशन दे ले। ठीक है, तो दोनों इक्वेशन याद होनी चाहिए आपको। तो नेक्स्ट देखिए अब क्या है। ये वाला न्यूमेरिकल भी मेरा कराया हुआ है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कौन सा न्यूमेरिकल कराया हुआ है, वो आप इस खुद समझ जाएंगे कौन सा हमने कराया हुआ है। देखिए हाइड्रोजन परमाणु का एक इलेक्ट्रॉन 0.5 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या के एक कक्षा में 10⁻17 साइकिल पर सेकंड से घूमता है। इसके कारण चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण यानी एम का मान ज्ञात करना है। तो आपको याद आ गया होगा जब मैंने देखिए रेडियस दी है, ये त्रिज्या है, यानी आर बराबर कितना है 0.5 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम को चेंज कीजिए मीटर में, तो 0.5 × 10⁻10 या लिख सकता हूँ 5 × 10⁻9। एक ऐड हो जाएगी ना, ये हो जाएगी आपकी 5, यहाँ पर 9 की जगह -11 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पावर जुड़ती माइनस होगी ना। चलिए 5 × 10⁻11 मीटर है, और आपको क्या दिया हुआ है 10⁻17 साइकिल पर सेकंड। तो एक सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, यानी एन की वैल्यू है 10⁻17 साइकिल पर सेकंड। ठीक है, अब यहाँ से देखिए क्या पूछा है, एम बराबर क्या होता है फॉर्मूला, आई ए। तो एम बराबर आई ए, हमें आई नहीं पता ना एरिया पता, कैसे निकालें। देखिए ये क्या है, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो एरिया कैसे निकालेंगे, यानी वृत्त का एरिया निकल जाएगा अगर ये रेडियस होगी इसकी। ठीक है, तो यहाँ से आर पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ए बराबर तो पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू ये रही। ठीक, और आई कैसे निकालें, आई बराबर क्या होता है, आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं, यानी Q/T। आई का बराबर क्या होता है Q/T, और Q बराबर क्या होता है NE। Q बराबर NE/T। तो यहाँ से आई का मान निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे NE/T। तो वैल्यू पुट कीजिए, देखिए अब इसको नोट कर सकते हो आप। यहाँ मैं रफ कर देता हूँ, एक सेकंड को। देखिए फॉर्मूला क्या बन गया, आई बराबर एम बराबर आई की वैल्यू क्या रखी NE/T और इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी एरिया का मान। ठीक है, यहाँ पर टी बराबर क्या लेना आपको 1, और एन के मान कितना लेना है 10⁻17, और ई का मान इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻−19। पाई की वैल्यू रखने के लिए है 3.14, और आर की वैल्यू ये रही। ठीक है, ये रखनी है, और इसे सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, 3 नंबर का सवाल है आपका, कर लेना इसको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन डेरिवेशन टाइप है, एक सेकंड। देखिए किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर केंद्र से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक स्थापित कीजिए। तो मैंने आपको कराया था विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, और अक्ष पर निरक्ष पर विद्युत विभव का। तो दो चारों फॉर्मूला आप याद करके जाना, और डेरिवेशन भी एक जरूर आती है इनमें से। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या आया था इस पर, विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर, तो 1/4 पाई ε0 2p/r की क्यूब आया था ना। ये वाला डिराइव करना है आपको, पूरा डेरिवेशन है, 3 नंबर का है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब।
ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हीट स्टोन सेतु वाला जरूर आएगा एक क्वेश्चन, या तो मीटर सेतु आएगा या व्हीट स्टोन सेतु आएगा। तो ये पूछा है व्हीट स्टोन सेतु का परिपथ आरेख बनाइए और इसके संतुलन की शर्त स्थापित कीजिए। तो डेरिवेशन है व्हीट स्टोन सेतु, आपको याद होगा, आप हमने ऐसे बनाया था करके, ठीक है। ये बीच में गैल्वेनोमीटर था और ये व्हीट स्टोन सेतु था। ये P, ये Q, ये R और ये S। इसके संतुलन के शर्त क्या थी कि P/Q बराबर R/S। ये आपको जो है प्रूव करना है पूरा डेरिवेशन की सहायता से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। हाइगेन्स की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की परिकल्पनाएं लिखिए। तो मैंने लिखवाया था आपको हाइगेन्स की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की परिकल्पनाएं क्या क्या थी, ठीक है, ये याद करनी है। 3-4 परिकल्पनाएं लिखवाई थी, उनको नोट कर लेना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब क्या है। दो कुंडलियों के अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए, इसका मात्रक बताइए और परिभाषा, मात्रक की परिभाषा याद रखना। न्यून्य प्रेरण गुणांक तो हमेशा पूछा जाएगा, न्यून्य प्रेरण की परिभाषा भी और इसका गुणांक भी। m बराबर है ना IS फाई एस या NS फाई एस, सॉरी एक सेकंड, m बराबर कितना था, NS फाई एस और अपॉन IP। ये वाला फॉर्मूला आपको डिराइव करना है, इसका फिर मात्रक और परिभाषा देनी है इसकी, जो m की है। ये होता है स्वप्रेरण गुणांक, m अन्योन्य प्रेरण गुणांक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एम्पेयर के परिपथी नियम के प्रयोग की सहायता से एक अनंत लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक स्थापित कीजिए। तो जो आपने एम्पेयर के नियम की सहायता से अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकाला था, याद आ रहा होगा आपको। तो कितना आया था, B बराबर μ0/4 और ये R क्या होते हैं, यहाँ तक की दूरी होती है, और μ0I/R साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा। ये वाला फॉर्मूला जो है आपने निकाला था, इसको जो डेरिवेशन लिखनी है पूरी 3 नंबर में आई है, ठीक है। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से याद करके जाना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये ट्रांसफार्मर वाला न्यूमेरिकल भी हर बार पूछा जाता है। एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से कितनी धारा ली जाती है, जबकि 220 ओम प्रतिरोध के मशीन को चलाने के लिए 220 वोल्ट को 22 वोल्ट में चेंज करता है। तो ये अच्छे से याद होगा आपको। परिणामन अनुपात कितना होता है, K बराबर IP/IS VS/VP और NS/NP। ये आपको याद होगा। ये पहली कुंडली में बहने वाली धारा, सेकेंडरी कोइल में बहने वाली धारा, और दूसरी सेकेंडरी कोइल में वोल्टेज यानी विभव, और प्राथमिक कुंडली में वोल्ट। ये प्रथम कुंडली में या सेकेंडरी कुंडली में फेरों की संख्या, और ये प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या। ये परिणामन अनुपात आपको याद होगा अच्छे से। इसी पर न्यूमेरिकल है ये। देखिए अब इस न्यूमेरिकल को कैसे करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, ये आपको कौन सा ट्रांसफार्मर दिया है, ये वाला ट्रांसफार्मर क्या कर रहा है, 220 ओम प्रतिरोध की मशीन को चलाने के लिए 220 वोल्ट को 22 वोल्ट में चेंज कर रहा है, यानी हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में चेंज कर रहा है। ये कौन सा ट्रांसफार्मर हुआ, अपचाई ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो अपचाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है, एक बना करके दिखा देता हूँ आपको। ये यहाँ पर जो है कुंडली लगी होती है, यहाँ पर दूसरी कोइल लगी होती है ऐसे, ठीक। यहाँ पर जो है इनपुट दिया जाता है और यहाँ आउटपुट मिलता है हमको। अब देखिए यह पूछ रहा है पहले कोइल में बहने वाली धारा ये होती है पहली कोइल यानी प्राथमिक कोइल, और ये होती है सेकेंडरी, इसको हम बोलते हैं P और इसको बोलते हैं हम S। सेकेंडरी कोइल में बहने वाली धारा IS, ठीक है, IS। तो क्या पूछा है, 220 ओम के प्रतिरोध को मशीन को चलाना है। तो मुझे बताइए मशीन को चलाना है तो कौन सी कोइल में लगाएंगे, तो मशीन को यहाँ पर लगाएंगे ना। तो बस ये आपको पता होना चाहिए कहाँ पर लगती है मशीन। तो मशीन लगेगी यहाँ पर, मान लीजिए इसका प्रतिरोध है R,
ये आपको ऐसे लगा हुआ है मशीन, ठीक है। और लोड रेजिस्टेंस बोलते हैं जिसको, कितना है 220 ओम, 220 ओम। अब इसमें आई एस बताइए मुझे कितनी धारा बहेगी। यहाँ पर कितना वोल्टेज है भाई, 220 वोल्ट को किसको चेंज कर रहा है, 22 वोल्ट में, ठीक है। ये है आपका वी पी और ये है आपका वी एस। तो ये है 22 वोल्ट और ये है आर 220। तो यहाँ से आई आ सकता है ओम के नियम से, वी बराबर आई आर से या आई बराबर वी अपॉन आर से, ठीक है। तो वी की वैल्यू रखिए 22 वोल्टेज और नीचे रखिए 220 वोल्टेज। 22 से 22 कैंसिल आउट हुआ, कितना आ गया 0.1 एम्पियर। ये तो आई आपकी आई एस की वैल्यू, आई एस कितनी आ गई 0.1 एम्पियर, सॉरी 0.1 एम्पियर, ठीक है। अब आपसे पूछा है आई पी बताइए, तो आई पी का फॉर्मूला आप जानते हैं, परिणाम अनुपात से कैसे निकाल सकते हो आप, कि वी एस अपॉन वी पी बराबर आई पी अपॉन आई एस, ठीक है। यहाँ लगाइए, वी एस की वैल्यू कितनी है 22 और नीचे कितना है 220। यहाँ रखिए आई पी की वैल्यू निकालनी है, तो आई पी नहीं पता है, आई एस की वैल्यू तो पता है ना 0.1। तो देखिए 22 से 22 कैंसिल फिर से, तो ये 0.1 कहाँ चला जाएगा, तो 0.1 अपॉन 10 बराबर आई पी। तो आई पी कितना आ गया यहाँ से 0.01 एम्पियर, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये अच्छा सवाल था, नोट कीजिए इसको। अब नेक्स्ट देखते हैं। ये चल कुंडल धारा मापी वाला सवाल है, या तो देखिए अथवा में पूछा जाता है आपसे। यहाँ पर लघु क्वेश्चन में आपको हर एक क्वेश्चन में अथवा में मिलेगा कि या तो ये कीजिए या ये कोई कीजिए, ठीक है। इसमें अच्छी छूट मिल जाती है। तो चल कुंडल धारा मापी में कुंडली एक एल्यूमिनियम फ्रेम पर क्यों लपेटी जाती है, एक तो रीज़न ये बताना है, साथ में और क्या है न्यूमेरिकल दे देगा। 12 ओम प्रतिरोध की कुंडली का एक धारा मापी 2.5 मिली एम्पियर की धारा के लिए पूर्ण स्केल विक्षेपित कर देता है। इसे 0 से 7.5 एम्पियर के परास के एमीटर में कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए इसको कैसे चेंज करेंगे। देखिए बच्चों, ये चल कुंडल धारा मापी में सबसे पहले बताइए एल्यूमिनियम की फ्रेम क्यों लपेटी जाती है। तो एल्यूमिनियम की फ्रेम पर इसलिए लपेटा जाता है ताकि त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सके। कैसा चुंबकीय क्षेत्र, त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। आपको इसमें तो केवल इतना लिखना है, ठीक है। त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, देखिए ऐसा होता है जैसे दो चुंबक हैं, ये, ठीक है, और दूसरी चुंबक ये है। तो त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, ऐसे होगा, बिल्कुल सेंटर की ओर होंगे सभी की दिशाएं, ठीक है। ऐसे त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र ये होता है। तो ताकि त्रिज्यीय चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सके इसलिए हम एल्यूमिनियम फ्रेम पर क्या लपेटते हैं, कुंडली को एल्यूमिनियम फ्रेम पर लपेटा जाता है। अब देखिए न्यूमेरिकल करते हैं इसका, न्यूमेरिकल इम्पोर्टेंट है इसका। देखिए कि आप जानते हैं धारा मापी किसको बोलते हैं, गैल्वेनोमीटर को। तो धारा मापी का प्रतिरोध दिया है, तो यानी गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध यानी जी का मान दिया है आपको 12 ओम, ठीक। धारा मापी में बहने वाली धारा को बोलते हैं आई जी, स्मॉल आई जी लगा देते हैं। आई जी कितना है 2.5 मिली एम्पियर, या फिर मिली को चेंज कर लेना 10⁻³ एम्पियर, ठीक। अब पूर्ण स्केल विक्षेपित करता है यानी शून्य विक्षेप आ जाता है। इसे 0 से 7.5 एम्पियर के परास के एमीटर में चेंज करना है, यानी जिस जो मुख्य धारा है आई का मान कितना जाएगा 7.5 एम्पियर, ठीक है। ये इसकी परास हो जाएगी 0 से 7.5 एम्पियर की परास आई का मान। अब इसको कैसे चेंज करेंगे ये पूछा है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि गैल्वेनोमीटर को यानी धारा मापी को एमीटर में कैसे चेंज करोगे। तो आपको लिखवाया था मैंने कि इसको धारा मापी को यानी गैल्वेनोमीटर को एमीटर में चेंज करने के लिए उसके समांतर क्रम में एक अल्प प्रतिरोध यानी शंट जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर क्या जोड़ेंगे, एक शंट जोड़ देंगे, इतना लिखना है पहले तो। और उस शंट का फिर प्रतिरोध भी बताओ। शंट का प्रतिरोध बताइए क्या होता है, आई जी अपॉन आई माइनस आई जी, ये फॉर्मूला लिखवाया था आपको, ठीक है, याद है। चलिए अब यहाँ पर शंट प्रतिरोध निकालना है आपको। आई जी भी दिया है ये रहा, जी भी दिया है ये रहा, आई भी दी है ये रही, और आई जी ये रही, ठीक है। तो सोल्व करिए इसको और आसानी से हम आंसर ला देंगे। तो देखिए कैसे सोल्व होगा ये। अब मैं आपको ब्लैक स्क्रीन पर ले जाता हूँ एक सेकंड के लिए। चलिए यहाँ पर देखिए जी कितना है, जी कितना दिया है आपको, जी एक सेकंड
कितना दिया था, जी 12 ओम है, ठीक है। जी कितना है 12 ओम, और आई जी कितना है गैल्वेनोमीटर में 2.5 मिली एम्पियर है ना, 2.5 इंटू 10⁻³ और आई कितना है 7.5 एम्पियर, ठीक है। अब यहाँ से एस का मान निकालिए, एस बराबर क्या होगा, आई जी जी अपॉन आई माइनस आई जी। तो रखिए आई जी का मान, तो आई जी कितना है 2.5 इंटू 10⁻³ इंटू 12 ओम अपॉन आई माइनस आई जी यानी 7.5 माइनस के 2.5 मिली एम्पियर यानी 10⁻³ ठीक है। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, सॉल्व कीजिए इसको। यहाँ से अगर मैं 25 कॉमन ले लूँ नीचे से, देखिए 25 से कम 25, 25 के 75, ठीक है। और यहाँ 25 से कम 25, पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 25 से पूरा पूरा कैंसिल होगा 0.1 इंटू 10⁻³ इंटू 12, और नीचे 25 से कैंसिल किया तो 0.3 और माइनस 0.1 इंटू 10⁻³ ठीक है। इसको सोल्व करना, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 1 जीरो आएगी, 1 जीरो से ऊपर जाएगी -4 हो जाएगी, तो 12 गुना 10⁻⁻4 हो गया ऊपर तो, ठीक है। अब यहाँ से देखिए पॉइंट मत हटाओ, इसमें से जो है ये पॉइंट हटा लीजिए, यहाँ पर पॉइंट हटाइए और 10 कॉमन ले लीजिए, ठीक है। नीचे बचेगा आपका 3/3 माइनस, और ये 10 कहाँ पर चला जाएगा, 10⁻³ और बटे में 10, ये 10 कहाँ चला जाएगा आपका ऊपर चला जाएगा, यानी कितना आ गया 12 इंटू 10 की पावर, एक सेकंड मैं यहाँ से सोल्व इसको जो है रफ कर देता हूँ, इतना नोट कर लिया होगा आपने। तो क्या आ जाएगा 12 गुना 10⁻⁻4 तो ऑलरेडी थी, एक और चली गई -3 कर देगी इसको, और नीचे आपका आ गया 3 माइनस के, और 10⁻³ को मैं क्या लिख सकता हूँ, और 10⁻³ को लिखिए नीचे 1/100 यानी 1/1000। इसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम लेंगे तो ये 3000 माइनस 1 यानी 2000 बचेगा कुछ समथिंग के करीब। तो देखिए एक सेकंड, तो 12 गुना 10⁻³ और बटे यहाँ पर आ जाएगा आपका 3000 में से एक गया, चलो बाद में घटाएंगे एक को, 1000 को ऊपर ले जाएंगे, 1000 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा आपका 12 गुना 10⁻³ और ये प्लस के 3 से -3 तो कैंसिल हो गया, तो आपके पास अब क्या बच गया 12 बच गया, और नीचे कितना बच गया, देखिए नीचे कितना बचेगा आपका, नीचे बचेगा 3000 माइनस 1 यानी 2999। अब आपको इसको पूरा पूरा डिवाइड कर लेना है, ठीक है। आप इसको लगभग 3000 के इक्वल मानिए, तो 3000 से 4 बार कटेगा, तो 4 और 10,000 है तो 10⁻³ आ जाएगा, तो लगभग इतना आएगा ओम में, ठीक है। ये आपका लगभग आंसर मैंने बताया, आप इसको पूरा सोल्व कर लेना चाहे, ठीक है, तरीका यही आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब इम्पोर्टेंट सवाल था, देखिए ये वाला इम्पोर्टेंट है। पीएन संधि डायोड का उपयोग करते हुए अर्ध तरंगदिष्ट कार्य के लिए परिपथ आरेख बनाइए और इसकी कार्यविधि समझाइए। तो अर्ध तरंगदिष्ट कार्य बनाना है, इसका केवल क्या बनाना है, परिपथ बनाना है, और कार्यविधि यानी पूरा डेरिवेशन है। तो मैंने आपको देखिए क्या समझाया था, जब पीएन संधि डायोड को हमें अर्ध तरंगदिष्ट कार्य बनाना होता है तब हम एक ट्रांसफार्मर को लगाते हैं। ट्रांसफार्मर देख कैसे लगाते हैं, ये ट्रांसफार्मर की पहली कुंडली थी और ये सेकेंडरी कोइल थी, ठीक है। यहाँ पर याद होगा आपको लगाया था हमने, अर्ध तरंगदिष्ट कार्य बनाना है तो क्या करते थे इसमें, तो इसमें हम एक पीएन संधि लगा देते थे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक पीएन संधि लगा देते थे और यहाँ पर एक लोड रेजिस्टेंस RL, एक लोड रेजिस्टेंस RL जोड़ देते थे यहाँ पर, ठीक है। ये RL, और ये ट्रांसफार्मर की पहली कुंडली है, यहाँ पर इनपुट देते थे ये ऐसे, इसको हम ऐड कर देते हैं, ये प्लस सिरा, ये माइनस सिरा, फिर से प्लस सिरा। तो अब ये
अर्ध तरंगिष्टकारी बनानी है तो क्या करेंगे, जैसे इसमें हाफ सर्कल के रूप में देखिए, पहले प्लस हाफ सर्कल के रूप में क्या होगा, ये वाला सिरा प्लस होगा, ठीक है। और जब अन्योन्य प्रेरण की क्रिया होगी तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, जब ये पॉजिटिव होगा तो ये निगेटिव हो जाएगा। तो अब देखिए धारा कैसे बहेगी, पी, इसका पी एन संधि का ये पी सिरा होता है, ये एन सिरा। तो पी और पी कैसा है, अग्रभिनत है पश्चाभिनत है, आप कहोगे सर अग्रभिनत है। तो अग्रभिनत में एक धारा बहती है जिसको हम बोलते हैं अग्रधारा। तो यहाँ पर आउटपुट में हमें धारा मिली, ठीक है, हमने यहाँ पर बनाया। अब लेकिन जैसे हम ये वाला माइनस हाफ सर्कल के दौरान देखते हैं तो माइनस सिरा हो जाएगा, तो अन्योन्य प्रेरण की क्रिया के कारण ये वाला सिरा भी कैसा हो जाएगा, माइनस, और ये हो जाएगा अब के बाद प्लस। तो ये वाला माइनस सिरा और पी सिरा किस अभिनत में है, पश्चाभिनत में। तो पश्चाभिनत में कोई धारा नहीं बहेगी, यानी ये वाला एरिया जो है हमारा रह गया खाली, ठीक। फिर नेक्स्ट हाफ सर्कल में देखें, प्लस में फिर से ये प्लस सिरा बन जाएगा और प्लस प्लस होने के बाद फिर से धारा बहेगी। तो ऐसे है, ये चलता रहेगा और ये हाफ का अर्ध तरंगिष्टकारी के रूप में कार्य करेगा। तो ये आपको डेरिवेशन अच्छे से कर लेनी है, इसकी थ्योरी भी मैंने लिखवाई है बहुत अच्छे से। हो सकता है अगली बार को आपको पूर्ण तरंगिष्टकारी का मिल जाए। पूर्ण तरंगिष्टकारी में केवल अंतर कुछ नहीं है, यहाँ पर एक और पी एन संधि जोड़ देंगे और उसका पूर्ण रूप मिल जाता है यहाँ पर, ठीक है। दोनों आपको अच्छे से याद करना है। तो ये 3 नंबर का सवाल था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए, यानी C बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू के, एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी, ये वाला फॉर्मूला स्थापित करना है। और जबकि प्लेटों के बीच परावैद्युतांक भरा हो, कोई दिक्कत नहीं, ये रखे। संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है, देखिए यहाँ एरिया, प्लेटों के पृष्ठ क्षेत्रफल एरिया पर डिपेंड करती है, और प्लेटों के बीच भरे विद्युत परावैद्युतांक के पर निर्भर करती है, और प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करती है। एप्सिलॉन नॉट तो फिक्स वैल्यू है, तो ये लिखना है आपको। ये पूरा आपको मैंने डेरिवेशन करा रखी है, अच्छे से कर लेना है इसको, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट देखिए अब। हाँ, ये किरचॉफ का नियम, तो ऐसा कोई पेपर नहीं होगा जिसमें किरचॉफ का नियम ना पूछा जाए। देखिए क्या लिखा है, वैद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम लिखे। किरचॉफ के 2 नियम लिखवाए थे आपको, पहला नियम संधि का नियम और दूसरा नियम बंद लूप का नियम, ठीक है। दोनों अच्छे से याद करके जाना, इनमें लिख देना है। फिर दिए गए परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए, यानी ये जो प्रतिरोध में बहने वाली धारा I1 है, ये I2 है, और इसमें जो I3 है। ये न्यूमेरिकल शायद मेरा कराया हुआ है, ये देख लेना अच्छे से, है ना। चलो एक बार मैं करा देता हूँ, ये करवाया हुआ सवाल है। देखिए परिपथ का नियम तो आपको लिख देना है। पहला नियम क्या लिखोगे कि किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। और दूसरा क्या लिखना है, और दूसरा नियम था कि किसी बंद परिपथ के प्रतिरोधों और उनमें बहने वाली धाराओं के गुणनफलों का बीजगणितीय योग परिपथ के कुल विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है, ठीक है। यानी मैं कह सकता हूँ, पहले नियम की बात करूँ अगर, कि सिग्मा आई का मान तो 0 है, और सेकंड नियम क्या था कि सिग्मा आई आर का मान वी के बराबर, ठीक है। ये ऐसे है। पहले नियम के अनुसार जैसे किसी संधि पर मिलने वाली सभी धाराएं, ये I1 है, I2 है, ठीक है, इन सभी का योग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या संधि से दूर जाने वाली धाराओं और संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग बराबर होता है। पहला नियम ये हो गया। दूसरा नियम देखिए अब क्या है। दूसरा नियम सब अब न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। पहला नियम किस पर आधारित है, किस भौतिक राशि के संरक्षण पर आधारित है, आप कहोगे सर पहला नियम है आवेश संरक्षण पर आधारित, ये भी आता है सवाल। और दूसरा नियम है ऊर्जा संरक्षण पर आधारित, ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए न्यूमेरिकल करते हैं अब। इसमें सबसे पहले आपको नियम लगाना आना चाहिए, कैसे लगाते हैं। तो हमेशा उस तरफ को चलिए जिधर को हमारी धारा बह रही है, इसको बंद परिपथ बना लीजिए। तो बंद परिपथ ए बी सी ए में, तो बंद परिपथ ए बी सी ए में देखते हैं। तो इधर की ओर लगाइए नियम। तो देखिए इसमें बहने वाली धारा कौन सी है, I1 जितने भी प्रतिरोधों में बह रही है, यानी I1 इंटू 1 प्लस करते रहिए। फिर I3 इंटू 2, और बराबर जितना इसका वोल्टेज है, कितना वोल्टेज है, 2 वोल्ट है। अब मुझे बताइए, इस परिपथ से बहने वाली धारा I1 इधर की ओर जाएगी, ठीक है, और यहाँ पर वापस चलेगी I1 भी, ठीक है। अब यहाँ पर ये I2 जो जा रही है, ये भी इसमें जाएगी। तो I2 और I1 दोनों एक ही दिशा में है, तो I3 क्या हो जाएगी, दोनों का योग I1 प्लस I2। तो याद रखना I3 का मान रखिए यहाँ पर, I1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, I1 प्लस I3 का मान है I1 प्लस I2 इंटू
2 बराबर 2। तो कितना हो जाएगा, I1 प्लस 2I1 और प्लस में 2I2 बराबर 2। तो कितना हुआ, 2I1 और I1 3I1, ठीक, और प्लस के 2I2 बराबर 2। तो पहली इक्वेशन मान लीजिए इसको। अब देखिए दूसरे परिपथ में चलिए यहाँ पर इधर की ओर चलिए इसमें, है ना। तो इसको रफ करना पड़ेगा मुझको। ठीक है, तो देखिए अब इसको, इसमें बहने वाली धारा है I2, तो I2 की मल्टीप्लाई कीजिए 1 ओम में, ठीक, प्लस अब यहाँ I3 है, I3 को मैं डायरेक्ट लिखूँगा I1 प्लस I2 और इंटू फिर से 2 और बराबर यहाँ पर कर दीजिए मल्टीप्लाई, और किसका है, इतना वोल्टेज है I1 के, तो यहाँ पर आ जाएगा I2 प्लस 2I1 और प्लस 2I2 और बराबर 1। तो कितना हो जाएगा, I2 और I2 3I2 और प्लस के 2I1 और बराबर 1। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब आपके पास दो वेरिएबल हैं I1 I2, यहाँ पर भी I1 I2, इन दोनों को सोल्व कीजिए और I1 I2 के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो I1 का मान कितना आएगा, तो चलो मैं सोल्व करके दिखा देता हूँ। आपके पास दो इक्वेशन है, सबसे पहले इस इक्वेशन को नोट कर लेना। क्या इक्वेशन है, सबसे पहले 3I2 और प्लस के 2I1 इजिकल टू 1, और दूसरी इक्वेशन है 3I1 प्लस में 2I2 इजिकल टू 2। ठीक है, और बाकी को मैं कर देता हूँ रफ। चलिए देखिए, अब यहाँ पर I2 और I2 को सेम कर लीजिए। यहाँ पर 3 है, यहाँ 2 है, तो 2 2 यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कीजिए इस वाली इक्वेशन में, यहाँ 2 से, तो 2 3 6I2 और प्लस 2 दूनी 4I1 और बराबर 2। यहाँ पर हो जाएगा 2 3 6I1 प्लस 2 सॉरी 3 3 9I1 और यहाँ पर हो जाएगी 3 दूनी 6I2 और बराबर 3 दूनी 6। इन दोनों को माइनस कीजिए आपस में, तो I2 से तो I2 कैंसिल, कितना आ गया, माइनस के 5I1 और बराबर माइनस के 4। ठीक है, तो I1 कितना आ जाएगा, 5 8 40, तो I1 आ जाएगा 0.8। I1 सेम I1 का मान इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, तो 3I2 प्लस में 2 8 16 1.6 बराबर 1। तो 3I2 कितना हो जाएगा, 1.16, 1 में से कैंसिल जाए 0.6, तो ये बचेगा आपका 0.4 और 9 में से एक गया, बचेंगे 8। ठीक है, 3I2 से 3 कैंसिल कीजिए, I2 बराबर आ जाएगा 3 दूनी 6 और बचेंगे 2 और 3 8 24, यानी I2 का मान आ गया 2.8। ये कुछ ज़्यादा नहीं आ रहा। चलिए देख लेना आप इसको करके, ठीक है, होगा इसी टाइप से, हो सकता है मेरे से कुछ कैलकुलेशन में गलती हो रही हो, आप देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप के सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए संधारित्रीय प्रतिघात। देखिए संधारित्रीय प्रतिघात, प्रेरणीय प्रतिघात और प्रतिबाधा, ये आपको मैंने पढ़ाया था। संधारित्रीय प्रतिघात क्या होती है, XC, और ये प्रेरकीय प्रतिघात यानी XL। इसका फॉर्मूला क्या होता है XC का, 1/ωc। ठीक है, और इसका XL का ωL, और परिपथ की प्रतिबाधा यानी Z बराबर √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये ज्ञात करना है आपको। और धारा और वोल्टेज के बीच कालांतर यानी फाई ज्ञात करना है। वोल्टेज का वर्ग माध्य मूलमान यानी VRMS ज्ञात करना है। ठीक है, ये आपको याद करनी है, ज्ञात करना है। तो देखिए परिपथ में क्या क्या दिया है, 10 हेनरी का एक स्व प्रेरण है L, 500 ओम का प्रतिरोध है R, और 20 माइक्रो फैराडे की धारिता है यानी C। यहाँ पर V बराबर V0 साइन ओमेगा टी की वैल्यू होती है, तो V0 हो जाएगा, ये साइन ओमेगा टी हो जाएगा। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू। तो सबसे पहले संधारित्र प्रतिघात निकालिए, ओ XC बराबर लिखिए 1/ωc, तो 1/ω की वैल्यू कितनी है 100, यहाँ से देखिए। ठीक, और C की वैल्यू कितनी है 20 की माइक्रो फैराडे को चेंज करेंगे तो 10⁻⁻6 हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी कितनी हो जाएगी 0.5 बटे 10⁻⁻3 बचेगी, क्योंकि 3 0 प्लस की और 3 6 माइनस की, ऊपर जाएगा तो 0.5 गुना 10⁻3 हो जाएगा प्लस के, यह कह सकता हूँ मैं, ये हो जाएगा 5 और एक 0 से एक 0 ख़त्म, कितनी आ गई 500 ओम। ठीक है, अब इसको लिख लीजिए यहाँ को कहीं को, फिर मैं रफ करता हूँ। चलिए ये
एक्सएल कितना, ये आ गया आपका 500 ओम, इसका आंसर हो जाएगा। अब प्रेरक के प्रतिघात यानी ओमेगा एल, एक्सएल बराबर निकालिए ओमेगा एल। ओमेगा की वैल्यू रखिए कितनी है 100, और एल की वैल्यू भी कितनी है, एल की वैल्यू ये रही तो 10, कितनी आ जाएगी 1000। ठीक है, 1000 ओम ये आ गया आपका। अब निकालिए परिपथ की प्रतिबाधा यानी जेड, तो जेड क्या हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर, आर की वैल्यू देखिए कितनी है 500, तो 500 का स्क्वायर कीजिए, 500 का स्क्वायर प्लस, ठीक, एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर, एक्सएल कितना है आपका 500, ये 1000, और ये कितना है 500, तो 1000 माइनस 500 यानी 500, और फिर से 500 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए एक 500 का स्क्वायर, एक 500 का स्क्वायर, एक 500 बाहर आ गया, तो अंदर कितना बचा 1 + 1 यानी √2 ओम। ठीक है, जेड का मान कितना आ गया 500√2। अब धारा और वोल्टेज के बीच कलांतर यानी फाई याद करना है। फाई कितना होता है tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्सी अपॉन आर। ठीक है, एक्सएल माइनस एक्सी कितना हुआ 500, और नीचे भी 500 हो जाएगा। आर की वैल्यू देखिए आर है, तो 500/500 कितना आ जाएगा 1, और 10 में 1 किसकी वैल्यू होती है π/4 की, तो आंसर आ जाएगा इसका π/4। अब इसमें आगे देखिए क्या है, वोल्टेज का वर्ग माध्य मूलमान यानी वी और एम एस, तो वी और एम एस कितना होता है V0/√2। ठीक है, V0 कितना है यहाँ से देखिए 200 और /√2, या इसको लिख सकता हूँ मैं 200√2/2, और 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा 100√2 वोल्ट। ये इंपॉर्टेंट सवाल है आपका, 5 नंबर का सवाल आएगा। ठीक है, अथवा में आते हैं अभी लॉन्ग क्वेश्चन है आपके, तो या तो आप न्यूमेरिकल कीजिए या डेरिवेशन कीजिए। मैं आपको सजेस्ट दूंगा कि न्यूमेरिकल करना, क्योंकि न्यूमेरिकल पर पक्के नंबर मिलेंगे, 5 में से 5 ही देगा आपको, एक भी नंबर कटेगा नहीं अगर सही वैल्यू आएगी आपकी। लेकिन अगर आप थ्योरी करते हैं तो थ्योरी में आपको 5 में से 4 दे देगा या 4.5 दे देगा, लेकिन पूरे नहीं देगा। ठीक है, तो इसलिए न्यूमेरिकल अगर आता है पक्के अच्छा है याद है तो आप न्यूमेरिकल करिए, वरना थ्योरी करने हैं। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए। हाँ, ये देखिए अथवा में पूछा गया है, या तो न्यूमेरिकल कीजिए या अथवा में ऐसे पूछा जाएगा, गोल या अपवर्तक पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन के लिए सूत्र लिखिए, इसके सहायता से पतले लेंस के लिए ये फॉर्मूला स्थापित कीजिए। यानी लेंस मेकर फॉर्मूला है, ये आपका डेरिवेशन है, तो डेरिवेशन करना है या फिर न्यूमेरिकल, अब आपकी मर्जी है। तो डेरिवेशन भी याद करके जाना है ना। तो 2022 के जितने भी क्वेश्चन है डेरिवेशन हुई या न्यूमेरिकल हुए अथवा वाले भी सभी करके जाने हैं, क्या पता कोई सा मिल सकता है आपको। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इनको अच्छे से कर लेना। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या पूछा गया है सवाल। हाँ, कला संबंध तथा कला असंबंध प्रकाश के स्रोतों से आप क्या समझते हैं। यंग के द्विध्रुवीय प्रयोग में झिर्रियों के बीच की दूरी 0.28 मिलीमीटर, पर्दा 1.4 मीटर की दूरी पर रखा गया है। केंद्रीय दीप्त फ्रिंज व चतुर्थ दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर नापी गई। प्रयोग में प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य यानी लैम्बडा ज्ञात कीजिए। तो इम्पोर्टेंट सवाल है, ये भी 5 नंबर का है। ठीक है, न्यूमेरिकल के बाद देखिए क्या दिया है, फिर थ्योरी है उसके बाद, कि या तो ये वाला न्यूमेरिकल कीजिए या ये वाला, तो हम दोनों करवाएंगे आपको। तो देखिए कैसे होगा ये सवाल। देखिए बच्चों, कला संबंध स्रोत और अकला संबंध स्रोत क्या होते हैं। सबसे पहले इन्हें समझिए कि ऐसे दो तरंग स्रोत जिनकी प्रारंभिक कलाओं के बीच अंतर जो है स्थिर बना रहे या कलांतर जो है समान बना रहे, उन्हें बोलते हैं कला संबंध स्रोत। और अगर कलाओं का अंतर अस्थिर रहे, मतलब स्थिर ना रहे, तब उन्हें बोलते हैं कला असंबंध स्रोत। अब न्यूमेरिकल देखते हैं, न्यूमेरिकल कैसे करेंगे इसका। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये नहीं थी। यंग के द्विस्लिट प्रयोग में झिर्रियों के बीच की दूरी को बोलते हैं हम स्मॉल डी। ठीक है, कितना है 0.8 mm, 28 सॉरी, तो mm को चेंज कर लीजिए 10⁻³ में। ठीक, ये आ जाएगी मीटर में। अब पर्दा जो है 1.4 मीटर है, पर्दा यानी कैपिटल डी कितने मीटर दूरी है 1.4 मीटर दूरी है, कोई दिक्कत नहीं है। केंद्रीय दीप्त फ्रिंज एवं चतुर्थ दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी यानी फ्रिंज चौड़ाई कितनी है 1 सेंटीमीटर नापी गई। हम जानते हैं फ्रिंज चौड़ाई क्या होता है ओमेगा, या ओमेगा बराबर कितना फॉर्मूला होता है आपका लैम्बडा डी अपॉन स्मॉल डी। लेकिन जब आपको वो कहेंगे चतुर्थ दीप्त फ्रिंज है तो उससे एन से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, या तृतीय कुछ भी बोले। तो हमें ओमेगा की वैल्यू कितनी दी है 1 दी है। एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, एन बराबर है चतुर्थ यानी 4, और ओमेगा बराबर दिया है 1। सेंटीमीटर को चेंज करिए मीटर में 10⁻²। यहाँ पर पुट कीजिए फॉर्मूले में, तो हमें लैम्बडा चाहिए प्रयुक्त प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, तो लैम्बडा की टर्म में निकालिए उस फॉर्मूले को, तो ये आएगा आपका डी अपॉन एन डी इंटू ओमेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पुट कीजिए स्मॉल डी की वैल्यू कितनी आएगी 0.28
इंटू 10⁻³ इंटू ओमेगा की वैल्यू कितनी है 1 इंटू 10⁻² लिख दो इसको। चलिए नीचे लिखिए n की वैल्यू 4 और d की वैल्यू कितनी है 1.4। इसको सोल्व कीजिए, इस पॉइंट से हटाएंगे तो 10⁻2 आएगी और 10⁻2 से 2 कैंसिल। ठीक, अब देखिए इस पॉइंट को हटाएंगे तो 1 10 ऊपर चला जाएगा और 14 एकम 14, 14 दूनी 28 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो कितना आया 2 एकम 2 और 2 पंजे 10। तो ये बना आपका 5 गुना 10⁻³ कितना हुआ 3। एक सेकंड, यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई है, इसको मैं रफ कर देता हूँ थोड़ा सा। अरे यार, चलो मैं दोबारा समझाता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सबसे पहले क्या दिया है आपको, यंग के द्विसलिट प्रयोग में झिर्रियों के बीच की दूरी। तो झिर्रियों के बीच की दूरी कितनी होगी स्मॉल डी 0.28 mm को चेंज कीजिए 10⁻³ में। ठीक, पर्दा कितना दूरी है यानी डी की वैल्यू है 1.4 मीटर। उसके बाद केंद्र दीप्त एवं चतुर्थ दीप्त फ्रिंज यानी एन की वैल्यू कितनी है 4 और ये बीच की दूरी क्या होती है फ्रिंज चौड़ाई कहलाएगी। ठीक है, ओमेगा की वैल्यू कितनी है 1 सेंटीमीटर दी है। सेंटीमीटर को चेंज करूँगा तो 10⁻² आ जाएगा। 1 सेंटीमीटर इतने मीटर के इक्वल होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब परित प्रकाश की तरंग दैर्घ्य यानी लैम्डा फाइंड आउट करना है। तो मुझे बताइए ओमेगा का मान यानी डब्ल्यू का मान कितना होता है लैम्डा डी अपॉन डी, है ना। अब जब आपसे फ्रिंज चौड़ाई पूछे चौथी दीप्त फ्रिंज तृतीय तो उसमें एन से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं साथ में, मैंने बताया था आपको, ये नोट पॉइंट लिखवाया था, है ना। तो देखिए यहाँ से मुझे लैम्डा के टर्म में फॉर्मूला निकालिए, लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ओमेगा डी अपॉन एन डी। ठीक है, ओमेगा डी अपॉन एन डी, वैल्यू पुट कीजिए। ओमेगा की वैल्यू कितनी है 10⁻² इंटू डी की वैल्यू कितनी स्मॉल डी की 0.28 इंटू 10⁻³ ठीक, और बटे एन की वैल्यू कितनी है 4 और कैपिटल डी की वैल्यू है 1.4। ठीक है, पॉइंट हटाइए, ये पॉइंट हटाऊंगा तो 10⁻³ कितनी आएंगी 2 और ये पॉइंट हटाऊंगा तो एक पावर चली जाएगी ऊपर। ठीक है, और अब पॉइंट हट गया तो पहले पावर हल के लिए 10⁻² ये रही, 10⁻³ रही, तो 10⁻5 हुई ऊपर। तो देखिए एक पावर से एक पावर कैंसिल, तो 10 एक और ऊपर चली जाएगी -1, तो यानी टोटल पावर कितनी हो गई 10⁻6 पावर हो गई ऊपर। तो अब ये सोल्व कीजिए, 14 कम 14, 14 दूनी 28, ठीक बच्चों, और 2 कम 2, 2 दूनी 4, तो ये बटे में आ जाएगा 2। यानी इसको मैं थोड़ा सा रफ कर लेता हूँ, आ रहा हूँ रुक से। देखिए ये बचा आपका 1/2 इंटू 10⁻⁻6, या बोल सकता हूँ 0.5 इंटू 10⁻⁻6 या 5 गुना 10⁻⁻7 मीटर। ठीक है, या बोल सकता हूँ मैं इसको 5000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो कैसे ही आप लिख सकते हो इसको, ये आपका आंसर आ जाएगा। नोट कीजिए इसको। ये वाला क्वेश्चन भी देखिए अथवा वाला क्वेश्चन है, या तो वो वाला क्वेश्चन कीजिए या ये वाला क्वेश्चन कीजिए। एक धातु का कार्यफलन, ये कार्यफलन क्या होता है W और कितना है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5000 एंगस्ट्रॉम की एक तरंग दैर्घ्य है, एक वर्णी प्रकाश से प्रदीप्त है। गणना कीजिए दहली तरंग दैर्घ्य है लैम्डा नोट। ठीक, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा यानी K मैक्सिमम और निरोधी विभव यानी V नोट। ठीक है, अभी क्या होता है निरोधी विभव ये भी समझाएंगे। देखिए सबसे पहले आपको क्या दिया है कार्यफलन यानी W। कार्यफलन क्या होता है, अगर मैं इसकी परिभाषा भी पूछ सकता है आपसे अगली बार। ठीक है, परिभाषा क्या होगी कार्यफलन की बताइए, कि एक इलेक्ट्रॉन को मुक्त करने के लिए जितनी आवश्यक ऊर्जा चाहिए उस पृष्ठ की कार्यफलन कहलाता है। ठीक है, ये होता है कार्यफलन। मात्रक इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, ऊर्जा का मात्रक है, ये भी आ सकता है क्वेश्चन। तो W बराबर 2 कितना आया 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट को चेंज करिए जूल में, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को चेंज करने के लिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अभी आ गया आपका जूल में कार्य। उसके बाद लैम्डा दिया है तरंग दैर्घ्य, लैम्डा बराबर 5000 एंगस्ट्रॉम, या लिखिए फिर 5 गुना 10⁻⁻7 मीटर। ठीक है, उसके बाद पूछा है दहली तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए यानी लैम्डा नोट ज्ञात कीजिए, निरोधी विभव यानी V नोट वैल्यू, और अधिकतम गतिज ऊर्जा यानी E मैक्सिमम या E काइनेटिक एनर्जी पूछा है। तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं निरोधी विभव लैम्डा नोट। लैम्डा नोट क्या होता है कार्यफलन से, कार्यफलन बराबर होता है HC अपॉन लैम्डा नोट। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगाइए। HC की मल्टीप्लाई मैंने आपको बता रखी है डायरेक्ट कितनी आती है
देखिए मैंने आपको एक नोट लिखवाया था कि जब एच सी की मल्टीप्लाई दे या पूछे तो आपको लिखना है 12,375, 12,375 बटे और जो लैम्बडा है वो लैम्बडा नोट हमें निकालना है और कार्यफलन को लिख दीजिए यहाँ पर कितना, ये लैम्बडा नोट के बराबर आ जाएगा। कार्यफलन कितना है, ये रहा 2। तो अब इसको जूल में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी जूल में है इतना, ठीक है। तो 2 से भाग कीजिए इसको, कितना जाएगा, 2 छिका 12 बचेगा 1, फिर 2 छिका 12 बचा 1, 2 अट्ठे 16 बचा 1 और 2 सत्ते 14 बचा 1, 2 पॉइंट इतने एंगस्ट्रॉम की तरंग दैर्घ्य आ जाएगी, ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट देखिए इसमें नोट कीजिए इसको इतने। अरे वैसे ही भाई मुझे तो उधर कोई मार रहा है कहीं पर आप लोग हैं ना भाई, दिल से मत करना, मशीन से डालना, मशीन से। अरे भाई तेरे तो सारे टोकन खत्म हो जाएंगे मेरी वाईफाई टोकन से, बंदा भी जाने वाला है। देखिए गतिज ऊर्जा का मैंने एक फॉर्मूला बताया था, जो आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है या कार्यफलन होता है वो 2 रूप में बढ़ जाता है आइंस्टीन के अनुसार। एक तो कार्यफलन में W में जो आपकी एनर्जी होती है, E बराबर किस किस में चेंज हो जाते हैं, कार्यफलन में और गतिज ऊर्जा में यानी काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी आपकी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी E माइनस W। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है आप जानते हो, लैम्बडा, लैम्बडा कितनी दी है आपको, 5000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है बच्चों। 5000 एंगस्ट्रॉम को मैं क्या लिखता हूँ, 5 गुना 10 की घात माइनस 7 मीटर, ये 7 है, ठीक है, 7 मीटर। और क्या दिया है, कार्यफलन दिया है कितना, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक बच्चों। आपसे पूछा है दहली तरंग दैर्घ्य सबसे पहले, और उसके बाद निरोधी विभव यानी वी नोट, और गतिज ऊर्जा यानी के मैक्सिमम, अधिकतम गतिज ऊर्जा, ये चीज़ आपसे पूछी है, ठीक। अब देखिए लैम्बडा नोट और कार्यफलन में क्या संबंध है। तो W बराबर आप जानते हैं एच सी अपॉन लैम्बडा नोट होता है, ठीक। अब एच सी अपॉन लैम्बडा क्या, इसकी वैल्यू मैंने डायरेक्ट आपको याद रखा रखी है 12,375, ठीक। और बटे लैम्बडा नोट की वैल्यू निकालनी है तो लैम्बडा नोट को इधर ले जाइए और W आ जाएगा नीचे, W कितना है 2। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में को एज इट इज रहने देना है, ये आ जाएगा आपका 2 छिक्का 12 बचा 1, 2 छिक्का 12 बचा 1 और 2 सत्ते 14, ये 7 है ना, तो 2 अट्ठे 16 आएगा है ना, बचा 1 और 2 सत्ते 14 और 0.5 एंगस्ट्रॉम। ये आपकी दहलीय तरंग दैर्घ्य आ गई। इसके बाद निकालना है हमें निरोधी विभव। तो देखिए निरोधी विभव कैसे निकालते हैं, ये गतिज ऊर्जा निकाल लीजिए आप। गतिज ऊर्जा किस तरह निकालेंगे देखिए, एक सेकंड इसको रफ करता हूँ। देखिए गतिज ऊर्जा निकालनी है हमें, तो गतिज मैंने बताया था जब भी कोई धातु पर फोटोन की ऊर्जा यानी E किस किस में रूप में बढ़ जाती है, एक तो कार्यफलन W और काइनेटिक एनर्जी K में, ये आइंस्टीन की समीकरण थी। तो E का मान क्या होगा, एच सी अपॉन लैम्बडा, ठीक। और W तो W है ही, लेकिन हमें काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो काइनेटिक एनर्जी को रखिए एक साइड को। तो K का मान यहाँ से आ जाएगा, K बराबर एच सी अपॉन लैम्बडा माइनस के W, ठीक बच्चों। इसकी वैल्यू रखिए, एच सी अपॉन लैम्बडा, एच की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34, ये प्लांक नियतांक है। और सी की वैल्यू होती है 3 गुना 10 की पावर 8 और बटे लैम्बडा कितना है आपका, जितना दिया है उतना रखना है, 5 गुना 10 की घात माइनस 7, ठीक। और इसको बदल लीजिए किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 से भाग करते हैं। फिर माइनस W कितना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको एज इट इज रखना है, ठीक है। अब जो है इसको सोल्व कीजिए। देखिए 16 और ये 5 है। सबसे पहले देखिए पावर सोल्व करते हैं, -34 और नीचे -19 है तो कितना हो जाएगा, ऊपर जाके नीचे भी -7 है, -19 और -7, ये कितना हुआ है, -7 और -19 हो गया -26, ठीक है। और -26 ऊपर जाकर प्लस के हो जाएगा तो -34 और प्लस के 26 और प्लस के 8 एक और है, तो 26 और 8 कितना होता है आप जानते होंगे, 14 हासिल को 1 और 3, ये 34 का 34 पूरा पूरा कैंसिल, यानी 10 की पावर से पूरी पावर ख़त्म हो जाएंगी। तो बचेगा कि आपका देखना एक सेकंड, इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हुआ आपका, तो नीचे बन गया 16 पंजे 80,
ठीक है। और ऊपर बन गया 3 छंग 18, 3 छंग 18 एक 19, 198 और नीचे 80 बन गया। तो 8 से पूरा पूरा डिवाइड लगाइए इसको। जब मैं 8 से पूरा पूरा भाग लगाऊंगा तो 8 दूनी 16, बचेगा कितना, एक, सॉरी बचेंगे 3 और 8 चौक 32 है ना, 8 चौक 32 और बटे में फिर 10 भी है, ठीक। और ये 10 कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर, तो यह जाएगा आपका 2.4 लाख समथिंग। और एनर्जी कितनी माइनस हो रही है, -2, तो कितना बच गया यहाँ पर, यहाँ बच गया 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की क्या है, ये आपकी काइनेटिक एनर्जी आई है। अब काइनेटिक एनर्जी आ गई तो काइनेटिक एनर्जी के बाद क्या फाइंड आउट करना है, आपको निरोधी विभव भी ज्ञात करना है। तो निरोधी विभव देखिए क्या होता है। निरोधी विभव आप जानते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉन को अगर हम क्यू आवेश दें या किसी पार्टिकल को क्यू आवेश दें और वो वी वोल्ट से त्वरित करें तब उसकी काइनेटिक एनर्जी ये होती है, ठीक। तो अब यहाँ पर क्यू की जगह इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा ईवी के बराबर, और वी है जो तुम्हारा निरोधी विभव। काइनेटिक एनर्जी रखिए 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और इसको ई से भाग कर देना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, और बराबर आ जाएगा वी नोट। इसको सोल्व कर लेना, वी नोट आ जाएगा यहाँ से, ठीक है बच्चों। चलिए देखते हैं आगे आगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपके, फोटो डायोड। फोटो डायोड क्या है, इसके कार्य सिद्धांत की व्याख्या कीजिए और फोटो डायोड के कुछ उपयोग लिखवाइए। ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको लिख करवाया हुआ है। फोटो डायोड क्या होता है, फोटो डायोड प्रकाशिक सूचनाओं को यानी सिग्नलों के संकेतन के रूप में होता है, ठीक। तो अर्धचालक में पीएन संधि किस अभिनत में होती है, इसमें पश्च अभिनत में होती है, याद रखना। और एलईडी में अगर पूछने लगूँ किस अभिनत में होगी, अग्र अभिनत में होगी, ठीक है। और सोलर सेल वो किस अभिनत में होगी, वो अनअभिनत होती है, यानी किसी भी अभिनत में नहीं होती, अनअभिनत, ठीक है। ये आपको पता होनी चाहिए। ये फोटो डायोड के कार्य सिद्धांत लिखना है आपको उसे। नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाला क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी मैंने कराया था। हाइड्रोजन परमाणु के ऊर्जा स्तर आरेख बनाइए तथा इसके विभिन्न श्रेणियों के संक्रमणों को प्रदर्शित कीजिए। लाइमन श्रेणी की सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी तरंगदैर्घ्य की गणना कीजिए। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम मैंने बनवाया था आपका, देखिए एक बार मैं बनाकर दिखाता हूँ। ये सपोज कीजिए, अब सबसे पहले लाइन ड्रॉ करनी है आपको, ठीक है। ये इस टाइप से लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ पर n बराबर कितना होता है 1, ठीक। n बराबर यहाँ पर 2 और n बराबर 3, n बराबर 4, n बराबर 5 और n बराबर 6, और इसी प्रकार अनंत तक जाती है ये। तो सबसे पहले लाइमन के लिए कहाँ से आती हैं, सारे के सारे संक्रमण उच्च ऊर्जा उस स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर पर आते हैं। तो पहला संक्रमण यहाँ पर होगा, मैं पेन चेंज करता हूँ। तो पहला संक्रमण यहाँ पर होगा, दूसरा यहाँ पर होगा, तीसरा और चौथा और पांचवा, ये हो जाएगा आपका लाइमन श्रेणी के लिए, ठीक है। उसी प्रकार बामर के लिए बनाना है तो ऐसे बनाते हैं, ठीक है। ये बामर हो जाएगा। फिर उसके बाद पाश्चन श्रेणी आई तो पाश्चन के लिए एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, ठीक है। और फिर आगे आएगा तुम्हारा फुंड और ब्रैकेट, तो ब्रैकेट श्रेणी के लिए क्या आ जाएगा, ये, ठीक है। और फुंड के लिए अकेला, ऐसे। और ये किस श्रेणी में पड़ती है, ये आपके पड़ती है पराबैंगनी में, ठीक है। ये पराबैंगनी एरिया में पड़ेगी। और ये दृश्य प्रकाश में पड़ती है बामर, और ये अवरक्त में पड़ती है, बाकी सब ये भी अवरक्त, ये भी अवरक्त, ठीक है। ये ऐसे बनाना है। लाइमन श्रेणी की सबसे छोटी तरंगदैर्घ्य की निकालनी है और सबसे बड़ी तरंग की तरंगदैर्घ्य निकालनी है। तो सबसे छोटी का मतलब क्या होता है, इसमें अनंत वाली होती है, यानी इनफाइनाइट। यहाँ पर लैम्डा इन्फिनिटी की वैल्यू निकालनी है। और सबसे बड़ी का मतलब होता है पहली तरंगदैर्घ्य, यानी प्रथम निकालनी है, लैम्डा। तो फॉर्मूला आप जानते हैं लाइमन श्रेणी के लिए, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/λ इक्वल टू R 1/n1 का स्क्वायर। n1 कहाँ से स्टार्ट होंगी, इसमें सबसे छोटी है तो 1 से स्टार्ट होती है 1, और माइनस 1/n2 का स्क्वायर, ये होता है इसका फॉर्मूला, n2 का स्क्वायर। तो इसको कर लेना, 5 नंबर का क्वेश्चन है, मैंने कराया था आपको। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे कल, और मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें
और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने साथियों को भी शेयर करें। और इन सभी की जो PDF है, अगर क्वेश्चन आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक सेंड कर दूँगा, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।